तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट दो ध्रुवीयता का अंत। इसके संपूर्ण नोट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले दो ध्रुवीयता का अंत, हम इस पार्ट को आज सभी संपूर्ण नोट्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पार्ट दो ध्रुवीयता का अंत, ये अभी फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है क्योंकि शीत युद्ध का जो दूर वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है। तो ये फर्स्ट आ चुका है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसी पार्ट के आज हम संपूर्ण नोट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर, शुरू करते हैं। स्मरणीय तथ्य, जो ये याद रखने लायक जो बातें हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान विश्व दो भागों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ में विभाजित हो गया था, इसलिए विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। ये आपको पता है, शीत युद्ध के दौर अगर पार्ट को थोड़ा भी आपने पढ़ा हो तो। आगे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के दो ध्रुवीय व्यवस्था के में बदलने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। 1945 से 1955 तक विश्व में कठोर ध्रुवीय व्यवस्था कायम रही, जो 1960 के दशक में लघु ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय तथा कई देशों की तटस्थता ने विश्व को बहुध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। आगे हैं, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। जो समाजवादी गणराज्य सोवियत संघ है वो 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई उसके बाद अस्तित्व में आया। अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था संचार प्रणाली काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। ये जो अमेरिका है उसके बाद विश्व में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से उनमें वृद्धि हो रही थी, संचार प्रणाली भी काफ़ी उन्नत थी। सोवियत संघ के पास बड़ी मात्रा में ऊर्जा साधन थे, यानी कि ये समृद्ध देश थे। अमेरिका के बाद खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उपलब्ध थी इसके पास। तो उसके पास विशाल भंडार थे, ऊर्जा साधन, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी। तो ये लगातार वृद्धि के विकास के पथ पर अग्रसर था। 1917 के बाद से ही सोवियत संघ में केवल एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। जो 1917 के बाद सोवियत संघ में एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, इसका शासन था। सोवियत संघ अन्य 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। यहाँ से प्रश्न एक बन सकता है कि सोवियत गणराज्य में कितने गणराज्य शामिल थे। तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे फर्स्ट में। 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष के चलते हथियार की होड़ चल रही थी। शीत युद्ध के पार्ट में आपने अगर थोड़ा देखा हो तो पता चल सकता है कि जो दोनों महाशक्तियाँ थी एक दूसरे के मुकाबले हथियारों की होड़ में लगी हुई थी। सारा ध्यान परमाणु हथियारों को बनाने में था। उनका जो सारा ध्यान था, संसाधन थे, उसको हथियारों की होड़ में उन्होंने लगा रखे थे। इसलिए अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि भाई प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि अपने संसाधनों का पूरा प्रयोग जो परमाणु बम हथियारों की होड़ में लगाया तो अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी सही। आगे हैं, वही मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की नीति के कारण भी सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। ऐसे में जो मिखाइल गोर्बाचेव है इनका प्रवेश होता है, उनकी एंट्री होती है। फिर भी वो जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वो सुधार करना चाहते थे, तो फिर भी कुछ ऐसे कारण रहे जिससे सोवियत संघ का विघटन निश्चित हो ही गया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू किए। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव ने। मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में पश्चिमी की बराबरी की तथा प्रशासन में ढील ने सभी गणराज्यों को अलग राज्य की मांग को बढ़ावा दिया। सभी राज्यों में राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावनाएं उभरने लगी। सोवियत संघ के कुछ गणराज्य खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। अब क्या होता है कि जो सोवियत संघ के कुछ गणराज्य थे वो पूर्वी यूरोप के देशों में जिसमें नाटो के सदस्य बनना चाहते थे, उसमें शामिल होना चाहते थे। वो कौन थे? एक तो बाल्टिक और पूर्वी यूरोपीय देश। आगे हैं, 1989 के शीत युद्ध के मुख्य केंद्र जर्मनी की दीवार गिराकर पश्चिमी व पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। जो जर्मनी की दीवार थी 1989 में वहाँ की आम जनता के द्वारा गिरा दी गई। तो यहाँ से भी प्रश्न उठता है कि शीत युद्ध के दौर में जो जर्मनी की दीवार थी उसको कब गिराया गया? तो कब गिराया गया? 1989 में।
इन्हीं सब कारणों से 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया। अब वह इस हालत में नहीं था कि सभी गणराज्यों को नियंत्रित कर सके, तथा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी खराब थी। आगे, सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण एक खास मॉडल अपनाया, जिसे विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी का नाम दिया। 1991 में यूगोस्लाविया का भी पतन हो गया और यह कई प्रांतों में बढ़ गया, जिन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मध्य एशिया का संपूर्ण क्षेत्र 2001 तक संघर्ष और तनाव का मुख्य केंद्र बना रहा। जो मध्य एशिया के देश थे उनमें 2001 तक संघर्ष और तनाव बना रहा। रूस के सभी गणराज्यों ने पूर्व स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। ताजिकिस्तान में 10 वर्षों 2001 तक गृह युद्ध चलता रहा। जो ताजिकिस्तान देश है उसमें 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा, यानी कि 2001 तक। उज्बेकिस्तान में हिंदी फिल्मों की धूम रहती थी, इसी कारण वे भारतीय लोगों की पसंद करते हैं और एक खास सी संस्कृति का निर्माण होता है। उज्बेकिस्तान हिंदी फिल्मों के दीवाने हैं। आगे हैं, रूस तथा पूर्व सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में हिंदी फिल्मों के नायक जैसे राज कपूर इत्यादि घर घर जाने जाते थे। रूस तथा पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उनमें अपने भारतीय जो हिंदी फिल्म के कलाकार थे जैसे राज कपूर इत्यादि वहाँ हर घर में जाने जाते थे, यानी कि उनको जानते थे और पसंद करते थे। रूस और भारत बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते हैं। ये आपको ध्यान देना यहाँ पे कि रूस और भारत बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते हैं। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। यहाँ से जो भारत है रूस से अपने हथियार खरीदता है, साजो सामान सैनिक वाले। तो भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत और रूस के बीच सामरिक समझौते से दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बन गए। हथियारों की खरीद, व्यापार, अंतरिक्ष उद्योग, परमाणविक योजना जैसे कई क्षेत्र जहां दोनों के मध्य संबंधों की गहनता को देखा जा सकता है। जो अपना रूस है पड़ोसी देश, वो भारत का अच्छा मित्र है। वो परमाणु हथियारों में, उद्योगों में, व्यापार, अंतरिक्ष खरीद और सभी क्षेत्रों में मदद करता रहता है। आगे हैं, शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद के साथ द्विध्रुवीयता का अंत हुआ और अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा। भाई जब सोवियत संघ का विघटन होगा तो बचेगा कौन? अमेरिका, तो वही महाशक्ति के रूप में उभरेगा। आगे, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी व साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़कर पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व राज्य द्वारा नियंत्रित साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं। संचार प्रणाली उन्नत पर सरकार का एकाधिकार, बेरोजगारी नहीं, नौकरशाही का सख्ता शिकंजा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति। 1970 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई। अब सोवियत प्रणाली में क्या हुआ कि जो योजना थी उसको अर्थव्यवस्था थी उसको योजनाबद्ध बना दिया और वो राज्य के नियंत्रण में थी। जो साम्यवादी दल के अलावा उसमें किसी भी राजनीतिक अन्य दल के लिए जगह नहीं थी। वहाँ संचार प्रणाली उन्नत थी लेकिन उस पर सरकार का नियंत्रण था, उसका एकाधिकार था। बेरोजगारी वहाँ नहीं थी, नौकरशाही का सख्ता शिकंजा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। वहाँ पे सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त थी। और अब जाके फिर ये सारी अलग अलग व्यवस्थाएं तो 1970 के दशक के अंत में वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो लड़खड़ा गई। आगे है दूसरी दुनिया। पूर्वी यूरोप के देशों की को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव जो 1980 के दशक के मध्य में यूएसएसआर की साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने, ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार तथा लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। अब जो गोर्बाचेव थे उन्होंने आर्थिक राजनीतिक सुधार और वहाँ खासकर लोकतंत्र स्थापित करने की नीति चलाई। सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया, विघटन की गति तेज हुई। दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इसके 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। अब क्या होता है कि दिसंबर 1991 में जो बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े गणराज्यों कौन कौन से, एक तो रूस, यूक्रेन और बेलारूस, उन्होंने सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा कर दी। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना। अब विश्व
परिदृश्य पर 15 नए गणराज्य सामने आए। आगे हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। क्या होता है कि इसके मुख्य जो मेन कारण है वो क्या, विघटन आखिर हुआ क्यों, क्या कारण थे, मेन पॉइंट वो थे नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। जो वहाँ की व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, उनमें उन नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक जो पूर्ति मांग थी, आकांक्षाएं थी, वो पूरी नहीं हो पाई। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा रहा, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश रहा वहाँ पे, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी, राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अतिरिक्त कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी और संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों व सैन्य सामान पर खर्च हुआ। यहाँ पे होता क्या है कि जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, उसका जो संसाधन था उसका प्रयोग हथियारों की होड़ में, सैन्य सामान में लगाया था और नागरिकों को जानकारी हो गई कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर नहीं है। अब मेन जो कारण है वो यह भी है कि जो वहाँ की जनता है उसको धीरे धीरे पता चला कि जो पश्चिमी पूंजीवाद जो देश हैं वहाँ की तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, वो तो हमसे आगे है, तो उनमें जो नॉलेज था वो बढ़ता गया। गतिरुद्ध प्रशासन, भ्रष्टाचार और सत्ता का केंद्रीकरण था वहाँ पे। इन सब कारणों के कारण वहाँ पे विघटन होना शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि गोर्बाचेव क्या कर रहे थे। गोर्बाचेव ने जो अपनी नीतियाँ चलाई वो विकास के लिए चलाई थी, लेकिन उनकी जो विकास की नीतियाँ थी वो बिल्कुल मंद, धीमी गति से कार्य कर रही थी और लोगों को तो जल्दी थी, तो वहाँ लोग इससे नाराज थे। राष्ट्रवादी व संप्रभुता की इच्छाओं का उभार। अब सोवियत गणराज्य के जो देश थे, वहाँ की जनता थी, उसमें जो राष्ट्रवादी की भावना थी उसका जन्म हुआ। रूस की प्रमुखता। अब उसमें जो रूस था उसका अंकुश ज़्यादा था, तो उससे भी लोग नाराज थे। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब विघटन तो हो गया, लेकिन इसके परिणाम क्या रहे। वो परिणाम थे कि शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति। सबसे पहला क्या था कि वहाँ जो शीत युद्ध चल रहा था उसके संघर्ष की समाप्ति हो गई। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बचा कौन, अमेरिका, तो वही दुनिया की सबसे बड़ी ध्रुवीय विश्व शक्ति के रूप में उभरा। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। अब लड़े तो लड़े किससे भाई, जब सामने वाला ही हार मान चुका है, वहाँ टूट गया वो, तो फिर लड़े किससे। तो जो हथियारों की होड़ थी वो भी समाप्त हो गई। सोवियत खेमे के अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। अब जो रूस था वो उसका उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों व बदलाव व विश्व के एक ध्रुवीय होने की संभावना बनी। विश्व परिदृश्य पर नए देशों का उदय हुआ। समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व रहा। अब शॉक थेरेपी आती है। शॉक थेरेपी, इसका अर्थ क्या है। ये शॉक थेरेपी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए आप। इसका शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना था। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य व पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया। यह मॉडल सफल नहीं हुआ व जनता को उपभोग के आनंद लोक तक नहीं ले गया। ये जो शॉक थेरेपी थी वो विकास के कार्यक्रम के लिए थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जिससे ये सफल नहीं हो पाई। अब शॉक थेरेपी की जो विशेषता थी वो विशेषता क्या है। देखिए, ऐसे जो मेन पॉइंट होते हैं वो परीक्षा में अक्सर आते, तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए कि शॉक थेरेपी की जो विशेषता है वो लिखिए। ऐसे आ भी सकता है, तो प्लीज़ शॉक थेरेपी की विशेषताओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसकी विशेषता थी सबसे पहले मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। वहाँ जो शॉक थेरेपी थी उसमें निजी स्वामित्व पर जोर दिया गया। राज्य की संपदा का निजीकरण हुआ। वहाँ जो संपदा थी उसका निजीकरण हो गया। जो सार्वजनिक थी उसका निजीकरण हुआ। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म में बदला गया। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। ये इसकी कुछ विशेषता हैं। शॉक थेरेपी, इसके परिणाम क्या रहे। जब ये लागू हुई और अपना काम किया तो इसके कुछ परिणाम भी निकलने। तो ये परिणाम क्या निकले, वो थे पूर्णतया असफल। क्या होता है, जो शॉक थेरेपी थी वो पूर्णतया असफल रही। रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूसी प्रबल मुद्रा में गिरावट आई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। आर्थिक असमानता बढ़ी। माफिया वर्ग का उदय हुआ। ये जो परिणाम थे वो बिल्कुल विपरीत निकले। जैसे इसके अनुकूल होने चाहिए वो जो विपरीत परिणाम निकले, ये सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को व्यवस्था पूरी नष्ट कर दी। औद्योगिक ढांचा भी वहाँ का चरमरा गया।
और आर्थिक असमानता भी बढ़ी और माफिया वर्ग का उदय हुआ और ये पूर्णतया असफल रही। आगे हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं, वित्तीय संस्थान व इनकम जैसे बैंक दिवालिया इसे ऐतिहासिक की सबसे बड़ी गहराज सेल कहा गया। कमजोर संसद व राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां जिसे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन था। अब आगे हैं संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ी है। रूस के 2 गणराज्य चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों चेक तथा स्लोवाकिया में बंट गया। और वहाँ का बाल्कन क्षेत्र, बाल्कन गणराज्य युगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जो बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब यहाँ से आपके सामने प्रश्न बन ही जाता है कि बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने कब अपने को स्वतंत्र घोषित किया, तो कब? मार्च 1990 में। इस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने और 2004 में नाटो में शामिल हुए। मध्य एशिया पे नजर डालते हैं। अब क्या हालत है इसकी? मध्य एशिया के ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिजिस्तान, जाजिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया। अब पूर्व साम्यवादी देश और भारत। अब भारत के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। भारत के जो संबंध थे वो पूर्व साम्यवादी देशों के साथ बिल्कुल अच्छे थे। रूस के साथ विशेष रूप से प्रगाढ़। रूस तो अच्छा खासा मित्र था भाई। दोनों का सपना बहुध्रुवी विश्व का है। किस किस का? एक तो रूस का और भारत का। दोनों देश सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते। कौन? ये दोनों देश, भारत और रूस। इनकी ये मित्रता के जो पॉइंट हैं वो दर्शाए हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार। रूस से तेल का आयात। परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद। जो हमारे भारत में परमाणविक योजना और अंतरिक्ष में जो विकास का कार्य होता है उसमें रूस ने काफ़ी मदद की है और अभी भी कर रहा है। आगे हैं कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। गोवा में दिसंबर 2016 में हुए ब्रिक्स के सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच हुए 70वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने एवं उसके उदय की प्राप्ति पर बल दिया। अब है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। आखिर मिखाइल गोर्बाचेव ने किस तरह विकास का कार्य किया? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निम्न नीतियाँ चलाई। कौन कौन सी? उस्कोरेनी यानी त्वरण परिस्ट्रोइका पुनर्गठन। तो त्वरण में अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई अवस्था की ओर ले जाना उनका उद्देश्य था। और इस पुनर्गठन इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल देना था। ग्लासनोस्त यानी खुलापन। नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वे सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श करें। जब पहले तो यह अधिकार थोड़ी था, वो उन पे अंकुश रहा करता था उस सोवियत संघ के शासन का। तो नागरिकों को यह अधिकार दिया किसने? तो ये काम किया मिखाइल गोर्बाचेव ने कि वह सार्वजनिक विषयों पर खुलकर बातचीत विमर्श कर सकते हैं। सोवियत संघ के प्रमुख नेता और उनका कार्यकाल। व्लादिमीर लेनिन 1870 से 1924 रूस की बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे। ये जोसेफ स्टालिन 1879 से 1953 लेनिन के उत्तराधिकारी रहे। निकिता खुश्रेव 1894 से 1971 सोवियत संघ के राष्ट्रपति। लियोनिड ब्रेजनेव 1906 से 1982 सोवियत संघ के ये राष्ट्रपति रहे। मिखाइल गोर्बाचेव, इनका जन्म 1931, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे। ये बोरिस येल्तसिन, इनका जन्म 1931, सोवियत संघ के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति रहे। ये इनका कार्यकाल है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। और
आगे बस आपका ये नोट्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़, वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई मैंने आपकी वीडियो लास्ट तक देखी है, तो मुझे थोड़ा इससे मोटिवेट मिलेगा और अच्छे से अच्छे और भी वीडियो बनाने में मुझे मदद मिलेगी। आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब